नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका डेली परफेक्ट क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी 2025 के लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल्स में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर इस क्लास को जरूर देखिए। 100% मैं बोल रही हूँ, आपको 100% काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। तो एक बार इस क्लास को जरूर देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के हम फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है। 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करके साथ ही साथ बताना है। तो 1 किलो बाइट जो होता है वो 10,024 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे हम थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन है उसके डिटेल्स भी यहाँ पे रखे हैं, और बिल्कुल ऐसे ही एग्जामिनर जो है वो पेपर बनाता है प्रीवियस ईयर को लेके। तो देखिए यहाँ पे दिया है 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट, और 1 किलो बाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट, और मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट, और गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट। टेराबाइट बराबर होता है 1 पेटाबाइट। पेटाबाइट बराबर होता है 1 एक्साबाइट, और लास्ट का है एक्साबाइट बराबर होता है 1 जेटाबाइट। ये बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछता ही है एग्जाम में रेलवे के, तो आप लोग इसे बिल्कुल रट लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सामने लगा दिया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। यहाँ पे धातु के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सी उपधातु है। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये उपधातु है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो देखिए वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु या फिर अर्धधातु कहते हैं। ठीक, पूछ लिया कि उपधातु या फिर अर्धधातु किसे कहते हैं, तो वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए यहाँ पे सिंबल के साथ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए बोरॉन, बोरॉन का सिंबल बी होगा, सिलिकॉन SI होगा, जर्मेनियम GR, आर्सेनिक AS होगा, एंटीमनी SB होगा, और टेल्यूरिमन का TE होगा। ये जो है ये सारी की सारी उपधातुएं हैं। ठीक है, इन्हें उपधातु कहा जाता है। क्वेश्चन भी यही पूछा है कि इनमें से कौन सी उपधातु है। तो जब तक आप याद नहीं कर लेंगे, आपको नहीं पता होगा धातु उपधातु के बारे में, तो आप आंसर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे मैंने साथ में उपधातुओं को बता दिया है कि जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेल्यूरियम हो गया, और ये सारी की सारी उपधातुएं हैं। तो धातुओं कौन सी है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे बताया है। सोना हो गया, AU से सिंबल है इसका, एवं सीसा PEB, ये धातुएं हैं। सोना और सीसा धातुएं हैं, तथा जो ब्रोमीन है वो अधातु है। ठीक, उपधातु, धातु अधातु तीनों को बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो ब्रोमीन जो है ये अधातु है। सामान्य ताप पर ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, सामान्य ताप पर ब्रोमीन कैसी रहती है, तो द्रव अवस्था में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरे मैंने डिटेल्स के साथ ऑप्शन को लिया गया है, यहाँ पे डिटेल्स के साथ मैंने लिया है, तो आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल इसे रट लेना है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक जो थे वो थे रामानुजाचार्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ इसमें डिटेल्स देखते हैं। तो विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक या फिर संस्थापक रामानुजाचार्य थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। रामानुज ने सूत्रों पर भाष्य लिखा है जिसे श्री भाष्य कहते हैं। ठीक, ये थोड़ा पॉइंट है छोटा सा, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, इसे आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग फटाफट कमेंट करते जाइएगा अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें मैंने डिटेल्स के साथ बताया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, काफ़ी सारी यूट्यूब वगैरह में क्लास भी मिलेगी, बट डिटेल्स में बहुत कम क्लासेस मिलेगी आपको, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है आने वाले एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाजोआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मेटाजोआ। ठीक है, मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। चलिए कुछ इसको डिटेल्स में देख लेते हैं, प्राणी जगत के अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए कैरोलस लिनियस ने प्राणी जातियों जिसमें जीवों एवं वनस्पतियों के नामकरण हेतु एक द्विनाम पद्धति का विकास किया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि देखिए ये जो द्विनाम पद्धति का विकास किसने किया, तो द्विनाम पद्धति का विकास किया था कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, जिस कारण कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, जिन्होंने द्विनाम पद्धति का विकास किया है। इस कारण इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, प्राणी जगत को 2 उप जंतु जगत में विभाजित किया गया है। ठीक, प्राणी जगत को 2 उप जंतु जगत में विभाजित किया गया है। पहला है प्रोटिस्टा जगत तथा दूसरा है मेटाजोवा जगत। ठीक, प्रोटिस्टा जगत तथा मेटाजोवा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सुकेंद्रीय एक कोष की जीव आते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सुकेंद्रीय एक कोष की जीव आते हैं, जबकि मेटाजोवा जगत के अंतर्गत समस्त बहुकोष की जीव आते हैं। देखिए अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ दिया था कि प्राणी जगत के अंतर्गत किसे वर्गीकृत किया गया है, तो ये आ जाएगा मेटाजोवा। अब यहाँ पे पूछ देगा, अगर पूछ दिया प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, तो हम बता देंगे कि सुकेंद्रीय एक कोष की जीव आते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरा पौधा। हरा पौधा अजैविक घटक नहीं है। अगर ये अजैविक घटक नहीं है तो ये जैविक घटक होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा समझिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरा पौधा जो है ये अजैविक घटक नहीं है, मतलब कि जैविक घटक है। चलिए कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। जैविक व अजैविक घटक पारिस्थितिकी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक, पारिस्थितिकी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैविक घटक के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य आदि आते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो सभी पेड़ पौधे आते हैं जैविक घटक में, जीव जंतु आते हैं, वनस्पति आती है, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य आदि आते हैं। मनुष्य भी जो होते हैं और जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए देखते हैं अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं। तो अजैविक घटक के अंतर्गत मृदा आता है, जल, वायु तथा प्रकाश ऊर्जा आदि आते हैं। ठीक, ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर प्रभामंडल या फिर सोलर कोरोना का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है। ठीक, वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आदित्य L1 मिशन। सौर प्रभामंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को आदित्य L1 कहा जाता है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है और ऑप्शन भी इंग्लिश में है, तो अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य L1। चलिए कुछ इसका डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए आदित्य L1
सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान मिशन है। यह सूर्य के प्रभामंडल यानी कि कोरोना का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 क्या करेगा? सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान मिशन है। यह सूर्य के प्रभामंडल या कोरोना का अध्ययन करेगा। यह मिशन 7 वर्ष का है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग से तैयार किया गया है। यह भारत का पहला सौर मिशन है। याद है कि आदित्य L1 मिशन आदित्य 1 का रूपांतरित रूप है। आदित्य L1 मिशन जो है वो आदित्य 1 का ही रूपांतरित रूप है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद वांछनीय है। आनंद वांछनीय है, इस दावे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा है? ये आप रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक्चुअली में यहाँ पे टाइप हो गया था, बट आप देख लीजिए, आनंद वांछनीय है, इस दावे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सही है? यहाँ पे अजप्शन आया हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो चलिए ये भी कर लेते हैं जब क्वेश्चन आ ही गया है। तो आनंद वांछनीय, देखिए यहाँ पे वांछनीय का मतलब होता है इच्छा रखना, मतलब आनंद के लिए इच्छा रखना। तो क्या होगी इसकी धारणा? हर कोई इच्छा रखता होगा आनंद की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हर कोई आनंद की इच्छा रखता है। भाई आनंद की इच्छा तो हर कोई रखता होगा, तो ऑप्शन बी। यहाँ पे हमें धारणा बताना है, कथन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें धारणा बताना है। तो देखिए वांछनीय का मतलब होता है इच्छा रखना, अतः हर कोई व्यक्ति, हर कोई आनंद की इच्छा रखता है, धारणा सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन था बट हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पहला ये वाला क्वेश्चन है, उसका डिटेल्स ऊपर दे दिया है। देख लिए क्वेश्चन है, किसी चट्टान में नतवलन डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? किसी चट्टान में नतवलन या फिर डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बिल्कुल साथ में बताते जाना है। तो ये कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनति। ठीक, अभिनति कहा जाता है। किसी चट्टान में नतवलन यानी कि डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? तो अभिनति कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका डिटेल्स ऊपर चला गया है, तो चलिए हम एक बार इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए भूपरपट्टी संपीड़न बल अभिनति रचना के लिए उत्तरदायी है। जब दो क्षैतिज बल एक ही दिशा में या दो दिशाओं में आमने सामने कार्य करते हैं तो संपीड़न होता है। ठीक, जब दो क्षैतिज बल एक ही दिशा में या फिर दो दिशाओं में आमने सामने कार्य करते हैं तो संपीड़न होता है। संपीड़न के कारण चट्टानों में वलन तथा संवलन बढ़ जाते हैं। क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न वलन का भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अभिनति रचना का निर्माण होता है, जबकि ऊपर उठे भाग को अपनति कहते हैं। देखिए नीचे मुड़कर जो धंस जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो होता है वो अभिनति रचना का निर्माण होता है, मतलब नीचे मुड़कर जो धंस जाता है उसके कारण अभिनति रचना का निर्माण होता है, और ऊपर उठे भाग को अपनति कहते हैं। ठीक, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? हमें यहाँ पे बताना है जम्मू और कश्मीर राज्य में क्या स्थित है, कौन सा अभ्यारण्य या फिर कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में भी बताऊंगी कि जो ये चारों अभ्यारण्य हैं वो कहाँ स्थित हैं और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन सा मतलब क्या स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं जो कि ऑप्शन में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे राज्य है, और इसकी कुछ प्रसिद्ध भी बता दिया गया है यहाँ पे कि किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए हमने देख ही लिया है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो ये प्रसिद्ध है हंगुल या फिर कश्मीरी हिरण के लिए। ठीक, ये राष्ट्रीय उद्यान हंगुल या फिर कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में स्थित है। ठीक, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है, और ये जो है कांकर या बैंकिंग डेर और जंगली बिल्ली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, कांकर और जंगली बिल्ली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है
जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो तेलंगाना में स्थित है और ये एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन में 4 दिए गए थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग ऑप्शन जितने रहेंगे उसको छोड़ना नहीं है और मैंने यहाँ पे ऑप्शन को लेके पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे कराया हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग साथ में जल्दी जल्दी आंसर बताते रहिए और ये भी बताइएगा आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है कि नहीं, कि इसे कंटिन्यू रखा जाए कि नहीं। चलिए भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ठीक, वर्धमान था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए कुछ भगवान महावीर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडल ग्राम के जात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे आपको याद करने के लिए, मतलब छोटी सी चीज़ में आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं 4-5 और यहाँ पे आपको भगवान महावीर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हो जाएगी। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था और जात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, इनकी माता का नाम त्रिशला था। ध्यान रखिएगा, इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर को जंभक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। कैवल्य या फिर सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो नदी का नाम है ना, ऋजुपालिका नदी, कभी कभी नहीं पूछता ही रहता है हमेशा। ऋजुपालिका की नदी के किनारे कैवल्य को ही बोलते हैं सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल इसे रट लेना और अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गगन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गगन। देखिए गगन GPS आइडेड जियो यहाँ पे दिया गया है। जो हमारा ऑप्शन बी है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि जो गगन है ये गगन GPS आइडेड जियो गवर्नमेंटेड नेविगेशन का मुख्य उद्देश्य है जीवन सुरक्षा उपयोग हेतु एक प्रमाण योग्य उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली की स्थापना करना। ये गगन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताया गया है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? जैसा कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो यहाँ पे 2022 का पूछा है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा बर्मिंघम में। ठीक, ये बर्मिंघम में हो चुका है, मतलब पहले हो चुका है बर्मिंघम में। तो चलिए आइए थोड़ा देख लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया, जो 22वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। पहला राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटिश एम्पायर्स गेम्स के नाम से कनाडा के हैमिल्टन शहर में वर्ष 1930 में हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। और कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। अगला पॉइंट है, जो हमारा 2026 का राष्ट्रमंडल खेल जिसे ग्लासगो 2026 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यह कहाँ होगा? तो यह स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से
2 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। और कौन सा संस्करण होगा? तो ये 23वां संस्करण होगा। ठीक है, एशिया में अभी तक 2 बार ही राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में यहाँ पे अच्छे से हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन का उपयोग किया गया है। प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। एथिलीन गैस का उपयोग प्लास्टिक, रबड़ और फाइबर बनाने में किया जाता है। ठीक, प्लास्टिक के साथ साथ रबड़ और फाइबर बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक एक कार्बनिक पदार्थ है जिसके उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक उत्पादक सेल्यूलोज, कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल आदि आते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो ये हमारा 2018 का करंट है जो फैला हुआ, मतलब ये निपाह संक्रमण है 2018 में ये फैला हुआ था। तो ये कहाँ फैला हुआ था? तो ये केरल में फैला हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी केरल। देखिए मई 2018 में केरल में सबसे पहले निपाह वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। ठीक, 2018 में केरल में सबसे पहले निपाह वायरस की संक्रमण की पुष्टि हुई थी। निपाह वायरस के बारे में सबसे पहले 1999 में मलेशिया के कम्पंग सुगाई निपाह से पता चला था। उस वक्त इस बीमारी के वाहक सुअर बनते थे। ठीक, इस बीमारी के वाहक क्या थे? सुअर बनते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है और जो कि शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की यहाँ पे प्रशासनिक राजधानी पूछी है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरे डिटेल्स के साथ बताऊंगी जितने भी ऑप्शन हैं। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी है वो हो जाएगी प्रिटोरिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। देखिए और इसे देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। केप टाउन जो यहाँ पे ये है, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है, जबकि प्रिटोरिया तो पता ही दिए है प्रशासनिक राजधानी है, और ब्लूम फॉन्टेन जो है ये न्यायिक राजधानी है। तो आप लोग इसे भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगले जो हमारा एग्जाम आने वाला है हो सकता है इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन पूछ ले। तो यहाँ पे केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है, प्रिटोरिया प्रशासनिक है और ब्लूम फॉन्टेन जो है ये न्यायिक राजधानी है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज की क्लास में टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं बिल्कुल डिटेल्स के साथ। ऑप्शन जितने भी ऑप्शन हैं उसको सारे डिटेल्स में हमने समझाया और बिल्कुल ऐसे ही पेपर जो है एग्जामिनर बनाता है। तो ऐसे ही डेली मैं आपको क्लास लेकर आती रहूँगी। आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसी है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो मैं ये क्लास कंटिन्यू रखूँगी और डेली के डेली क्लास को लेकर आती रहूँगी, जिससे आप यकीन मानिए 100% आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो थोड़ा सा समय निकाल के आप लोग इसे ज़रूर रिवाइज़ कर लें तो आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी क्लास। अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।